और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री गणेश जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को बधाई दी। 3 वर्षों में उत्तराखंड में हुए कई ऐतिहासिक फैसले, कहना है मंत्री गणेश जोशी का। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, किसान, रोजगार सभी क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्य। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का हो रहा चहुमुखी विकास। अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर। यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद पर लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण। राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने का लिया निर्णय। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के कराया जा रहा उपलब्ध। सरकार ने 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा लक्ष्य। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू। 5वें धाम के रूप में देहरादून में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की जा रही स्थापना। आज पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, क्योंकि नकल यहां के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गई थी। धर्मांतरण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और सख्त दंगा विरोधी कानून भी सरकार ने बनाया है। आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि सरकारी संपत्ति को तहस नहस करें। उनकी भरपाई उनसे की जाएगी। विशाल सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। धामी जी के नेतृत्व में शीघ्र ही यहाँ के उन वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को, उसको हम लोकार्पित करेंगे। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के माध्यम से 9 लाख से अधिक लोगों का फ्री इलाज सरकार ने अभी तक कराया है। आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फॉर्म मशीनरी में हम 80% की सब्सिडी हम दे रहे हैं। 50,000 से अधिक पॉली हाउस हम लगाने जा रहे हैं। आज स्टार्टअप के माध्यम से करीब 46,370 लोगों को रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है। और चुनाव से पूर्व अगर आपने देखा होगा 60,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को धामी जी के हाथों दिलाए गए हैं। इस बात का प्रतीक है कि समाज के हर वर्ग की चिंता पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं। यही कारण है कि उनका स्ट्राइक रेट, जब से धामी जी ने कमान संभाली है, कोई भी चुनाव हम हारे नहीं है। चुनाव में आपने देखा होगा लोग अनुमान लगा रहे थे, सारे अनुमान तोड़ दिए। लोकसभा के चुनाव में लोग कोई 4-3 कह रहा था, कोई 3-2 कह रहा था। 5 की 5 सीटें हमने जीती हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, भरोसे के साथ कह सकता हूं, इन 2 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और धामी जी का स्ट्राइक रेट बरकरार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। नजर नहीं आ रहा है अब पूर्व सैनिकों में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रोश व्याप्त है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि राहुल को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश और समाज आज राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है। हिंदू धर्म हमेशा एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। इस मौके पर आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने हनुमान मंदिर के पास राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर उनके विरोध में नारे लगाए। जो 1 जुलाई को हमारे संसद में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू हिंसक है, ये उसके विरोध में है। अगर हम अनादिकाल से अपना इतिहास पढ़ें तो हिंदू कभी भी आक्रामक नहीं रहा, कभी भी हिंसक नहीं रहा। जब जब भी युद्ध हुआ, चाहे वो त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ, सीता के हरण के बावजूद होने की वजह यह है कि हमारे पूर्व सैनिक बहुत आक्रोशित हैं
क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारा धर्म के बारे में जो उन्होंने परसों संसद में हमारे हिंदू विरोधी और हिंदू सनातन धर्म को हिंसक कहा है, मान मंदिर के सामने आज उनका हमने पुतला जलाया है और हम सभी पूर्व सैनिक और भी आगे संघर्ष करेंगे अगर इसी प्रकार का रवैया उन्होंने आगे भी अपनाया। मंगलौर विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी रणनीति के तहत अपने वोटरों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने मंगलौर विधानसभा फतेह करने के इरादे से बाहरी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा। मतदान में एक हफ्ते से कम का भी समय बचा है। कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है, जबकि बसपा उम्मीदवार उबैदुर रहमान कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मंगलौर विधानसभा में जितना बसपा कमजोर होगी उतना ही कांग्रेस का हाथ मजबूत रहेगा। अब देखना होगा कि करतार सिंह भड़ाना बीजेपी का विजय झंडा मंगलौर में लहरा पाएंगे या नहीं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां सभी उम्मीदवार अपने पार्टियों के सहारे वोट बटोरने का काम कर रही हैं। वहीं आपको बता दें, भाजपा यहां से राजगठन के बाद आज तक अपनी जीत दर्ज नहीं करवा पाई है। भाजपा को सर्वाधिक वोट 24,101 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले थे, जबकि 2024 लोकसभा में ये घटकर 21,000 रह गए। क्षेत्रीय मतदाताओं की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, बीएसपी प्रत्याशी उबैदुर रहमान के आसपास भी भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के बाद कांग्रेस के परंपरागत वोटरों को सहेजने का काम के साथ साथ कांग्रेसी बीएसपी के वोटरों को भी बटोरने का काम कर रहे हैं, जबकि भड़ाना की हिंदूवादी छवि को लेकर मैदान में है। करतार सिंह भड़ाना को बाहर से आया माइनिंग कारोबारी बताते हुए कांग्रेस हमलावर है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसके हाथ जीत लगती है। प्रदीप यादव की रिपोर्ट मंगलौर से। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल, ये कहना है महेंद्र भट्ट का। कई ऐतिहासिक निर्णयों से उत्तराखंड की छवि को विशेष बनाने के लिए सीएम धामी साधुवाद के पात्र, उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर। धामी के कई निर्णय देश और अन्य राज्यों के लिए बने रोल मॉडल। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार ने उठाए अनेकों ऐतिहासिक और साहसिक कदम। मातृशक्ति सशक्तिकरण को समर्पित आरक्षण और सरकार की योजनाएं। उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल। राज्य में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून किया लागू। देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून लागू। रोजगार सृजन में बनाया सर्वकालिक रिकॉर्ड। 19,000 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेशवासियों के विकास और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने किए शानदार काम। रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा की तरह कांवड़ यात्रा भी होगी सफल और सकुशल संपन्न। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में विकास के नाम पर कमल का खिलना तय। सारी उपलब्धि में आपके सम्मुख रखी है और मैं कह सकता हूं 3 साल बेमिसाल। देवभूमि के अंदर लिए गए सारे निर्णय से पूरे भारतवर्ष के अंदर उसकी चर्चा हुई है और उन्हीं निर्णयों को जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये धीरे धीरे अनेकों राज्यों में इनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हम सबके लिए एक हर्ष का विषय है। कांग्रेस को जनता आईना दिखाती है समय के साथ साथ। 5 सीटें हार गई हैं। विकास अच्छे कार्यों का विरोध करना है कांग्रेस का हिसाब बनता है और अच्छे कार्यों का समर्थन करने का नैतिक बल कांग्रेस के अंदर रहता नहीं है और इसीलिए जनता यथासंभव उनको सबक सिखाती है। तो वहीं शहर के राजपुरा में निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार द्वारा संस्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जांच की गई। शिविर में सुबह से शाम तक लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया है। साथ ही परामर्श के बाद दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं।
और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। सचिवालय में विद्यालय शिक्षा को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्था, गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर दे विशेष ध्यान, बालिका शिक्षा को करे प्रोत्साहित, स्कूलों से बालिकाओं के ड्रॉप आउट को करे कम, आवासीय छात्रावासों को दे अधिक बढ़ावा, बच्चों के स्कूल बैग का बोझ करे कम, सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को नैतिकता पर आधारित शिक्षा करे प्रदान, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक आधारित शिक्षा पर दे विशेष ध्यान, सभी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो, स्कूलों में सोलर पैनल की करे व्यवस्था, ट्रांसफर के सरलीकरण के लिए बनाई जा रही नीति का करे परीक्षण, राज्य हित में जो निर्णय सही होगा वो किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनी अच्छी व्यवस्थाएं, अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए स्वयं हो प्रेरित, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए तेजी से करे प्रयास, स्मार्ट और वर्चुअल क्लास पर दे विशेष ध्यान, मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में भ्रमण कराने की व्यवस्था को करे प्रभावी रूप से क्रियान्वयन, छात्र शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में 50 मेधावी भारत भ्रमण पर जाएंगे, 50% छात्राएं होंगी शामिल, मुख्यमंत्री विद्यार्थी उपहार योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क नोटबुक कराएं उपलब्ध, भौतिक और मानव संसाधन उपलब्ध, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर और पीएम श्री स्कूलों की स्थापना पर दे विशेष ध्यान, उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास, लोक संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यों पर छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक जानकारी कराए उपलब्ध। तो वहीं हरेला पर्व को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरेला पर्व को वृहद रूप से मनाने के लिए अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। हरेला पर्व मालदेवता क्षेत्र में मसूरी वन विभाग के अंतर्गत मनाया जाएगा, जहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं वन महोत्सव के तहत पूरे देश में 22 जून से 7 जुलाई तक पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मसूरी वन प्रभाग में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए। इस मौके पर प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर ने बताया कि हरेला पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर ने बताया कि हरेला पर्व के तहत मसूरी वन प्रभाग द्वारा 30 हेक्टेयर भूमि पर 3 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही हरेला पर्व को प्रदेश स्तर पर मनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के बाद उनके रखरखाव के लिए भी योजना तैयार की गई है। रोज शुरुआत हो गई है, तो एक बार प्लांटेशन का भी रिव्यू बैठक हमने लिया, जिसमें इस वर्ष हमारे द्वारा जो है 930 हेक्टेयर एरिया में जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें लगभग जो है 3,30,000 पौधे जो हैं वो रोपे जाएंगे। इसके अलावा आज जो है क्योंकि अभी हमारा वन महोत्सव जो है वो चल रहा है, तो वन महोत्सव में जो लोगों के साथ मिलकर जो वृक्षारोपण के प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं, उसका भी हम लोगों ने। तो वहीं काशीपुर में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर उफान पर आ जाती हैं और कई आशियानों को अपने आगोश में ले लेती है। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। काशीपुर प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। आपको बताते चले कि पिछली बार बरसात में ढेला नदी ने अपना भयावह रूप धारण करते हुए नदी के किनारे बसे लगभग 8 मकानों को ध्वस्त कर दिया था। लोगों ने कई बार सिंचाई विभाग को सचेत किया कि भू कटाव के चलते लोगों के मकान ढेला नदी के आगोश में आकर ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर पिचिंग कार्य करने के लिए सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया था। काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और डैमों पर संपर्क साधे बैठी है। वहीं उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली। साथ ही ढेला नदी के किनारे पर से लोगों को भी सतर्क कर दिया। जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।
वहीं अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो चौकियों पर पूर्ण तरीके से निगरानी रखें। खबर आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां पर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और इसको लेकर अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ईयर जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई थी काशीपुर में और काशीपुर से आसपास के क्षेत्रों में, जिसके वजह से दो नदियां ढेला और बहला, इन दोनों में काफी ज्यादा जल आ गया था और जिससे यहाँ पे बहुत दिक्कतें हुई थी। कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ था और जो वहाँ लोग रह रहे थे उनको भी प्रभावित हुआ था, वो उन लोग का भी जीवन जो है उससे प्रभावित हुआ था। ये प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बार अगर पिछले बार के हिसाब से अगर पानी आता है तो इस बार पानी निकलने में कोई दिक्कत ना हो। लोगों को भी जागरूक किया गया है कि वो लोग सतर्क रहें। इसके अलावा हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं, राहत बचाव केंद्र हैं, इन सब चीज़ों का निरीक्षण कर लिया गया है और एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर लोगों को इमरजेंसी में शिफ्ट करना हो तो उसके लिए जो हमारा राधे आदि डिग्री कॉलेज है, ITI है, इन सब जगह हम लोगों को शिफ्ट कर सके और उनको जो है किसी प्रकार की समस्या न आए, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। नदी में जब पानी आता है तो ऊपर से इसी रिवर स्ट्रीम में ऊपर जाके सिंचाई विभाग के कुछ चेकपोस्ट हैं और जहाँ पे अब आपको सीधा हरिद्वार के अर्की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by